जाल किस्त नंबर 15। फिर हम लोग पैदल ही एक तरफ रवाना हो गए। कांता हमसे कुछ फासले पर चल रही थी, मैं मरियम के साथ था। 5 मिनट बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से सड़क 2 हिस्सों में तकसीम हो रही थी। वहीं सड़क के किनारे डॉटसन की डबल कैबिन पिकअप खड़ी थी। कांता इस पिकअप की तरफ बढ़ गई। पिकअप में ड्राइवर भी मौजूद था। वो कांता को देखकर फुर्ती से नीचे उतर आया और इसका बैग ले लिया। फिर वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे दोनों बैग भी ले लिए। वो पिकअप के पिछले हिस्से में बैग रखकर वापस आया तो कांता ने कहा, हमें ज़्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं मैडम, इसने जवाब दिया। आप बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। आप गाड़ी में बैठ जाएं। इसके पिछले हिस्से में पानी, कॉफ़ी और सैंडविचेस भी हैं। कांता ने पिछले नशीस का दरवाज़ा खोलकर पहले मरियम को बिठाया, फिर दूसरे समय के दरवाजे से खुद बैठी। हमने कॉफ़ी और सैंडविचेस खाए। फिर कांता रवानगी के लिए तैयार हो गई। मैंने ड्राइवर को गौर से देखा तो मुझे इसके जिस्म पर मखसूस यूनिफॉर्म दिखाई दी। मुझे अंदाज़ा न हो सका कि वो यूनिफॉर्म किस इदारे की है। मैं ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से एक समत रवाना हो गई। मुझे बीरा अंदाज़ा हो सका कि ड्राइवर का ताल्लुक किस मुल्क से है। गाड़ी मुसलसल 1.5 घंटे महवे सफ़र थी। अब मुझे फ़िज़ा में समंदर की मखसूस बू, नम हवा और मछलियों की बसात महसूस हो रही थी। ऐसी बू जो बंदरगाह के नज़दीक पहुंचने पर आती है। ड्राइवर ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और फिर नीचे उतर गया। मैं भी बैठे बैठे थक गया था, इसलिए अपनी टांगें सीधी करने के लिए मैं भी नीचे उतर आया। मैडम, ड्राइवर ने कहा, आपके पास कोई हथियार हो तो मुझे दे दे। हम हॉर्बर की हदूद में दाखिल होने वाले हैं। कोई इस गाड़ी की तलाशी तो नहीं लेगा, लेकिन बाज़ औक़ात कोई नया आदमी ड्यूटी पर हो तो तलाशी ले भी लेता है। कांता ने अपना और मरियम का रिवाल्वर इसके हवाले कर दिया। मैंने अपना रिवाल्वर निकाल कर इसके दे दिया। ड्राइवर ने ड्राइविंग सीट हटाई तो मुझे इसके नीचे एक खुफिया खाना दिखाई दिया। इसने हमारे रिवाल्वर्स और इनके फालतू राउंड्स एक कपड़े में बांधकर खुफिया खाने में रखे और इस पर दोबारा सीट जमा दी। मैंने सोचा, इस गाड़ी की तलाशी क्यों नहीं होती। फिर मैंने पहली दफ़ा गौर से गाड़ी का जायज़ा लिया। गाड़ी में बैठते वक्त मैंने इस पर गौर ही नहीं किया था। इसके बोनेट पर किसी इदारे का मखसूस मोनोग्राम था। तो खामोशी से गाड़ी में बैठ गया। कांता ने कुछ बताया नहीं था और ड्राइवर से कुछ पूछना फजूल था। मैंने सोचा, अब जो होगा देखा जाएगा। गाड़ी एक मरतबा फिर रवाना हो गई। 10 मिनट बाद वो एक चेक पोस्ट पर पहुंची और रुकावट लगी हुई थी। ड्राइवर ने गाड़ी वहाँ रोकी तो चेक पोस्ट से निकलकर एक शख्स बाहर आया और ड्राइवर को देखकर बोला, हेलो जान, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हमारे क्या हाल चाल? गार्ड ने कहा, वही रोज़ाना का काम। फिर इसने चेक पोस्ट की तरफ रुक करके किसी को इशारा किया और सड़क पर लगा हुआ बैरियर फ़ौरन एक तरफ को उठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं अब भी खामोश था। आगे जाकर हमें एक दूसरे चेक पोस्ट पर रुकना पड़ा। वहाँ रुकावट के लिए बड़े बड़े आहनी दरवाजे थे। वहाँ का गार्ड भी ज़्यादा चाकू चौबंद और अक्खड़ मिजाज था। कहाँ जा रहे हो जान? उसने पूछा। मैं कहाँ जा सकता हूँ? जान ने भी स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। ये लोग कौन हैं? ये मिस्टर कॉटर के मेहमान हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। गाड़ी में कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं ना? संतरी ने पहले तो मुस्कुराकर पूछा। हाँ, कुछ गोला बारूद और आतिशी मादा है। ड्राइवर भी मुस्कुराया। तुम खुद ही तलाश करके निकाल लो, तुम तो खूब बोलना सीख गए हो, गार्ड ने कहा और ड्राइवर को जाने का इशारा कर दिया। मिस्टर कॉटर कौन है? मैंने सोचा। मैंने ड्राइवर से ये सवाल करना मुनासिब न समझा। फिर 10 मिनट तक हमारी गाड़ी जेटी पर दौड़ती रही। आखिर इस सफर का भी इख्तिताम हुआ। हम लोग वहाँ उतर गए। वहाँ से कुछ फासले पर एक बहरी जहाज खड़ा था। कांता ने कहा, हमें इस बहरी जहाज पर जाना है। मैंने सामान उठाने की कोशिश की तो कांता ने कहा, तुम सामान की फिक्र मत करो, हमारा सामान जहाज पर पहुंचा दिया जाएगा। जेटी से जहाज खासे फासले पर था। वहां तक पहुंचने के लिए रस्सी की एक सीढ़ी लगी हुई थी। उस पर चलना भी एक मसला था क्योंकि इसमें अच्छी खासी लचक थी। मरियम के लिए तो इस रस्सी की सीढ़ी पर चढ़ना ही बहुत मुश्किल था। मैंने इससे कहा, तुम पूंछ से मेरी जैकेट मजबूती से पकड़ लो। ये कहकर मैंने इस पर कदम रख दिया। रस्से की वो सीढ़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से अपना तवाज़ुन बरकरार रखा। मरियम की वजह से बार बार मेरा तवाज़ुन बिगड़ता था। बिलाखिर हम जहाज़ पर पहुंचने में कामयाब हो गए। हमारे पीछे पीछे कांता और जान भी आ गए। मिस्टर कॉर्टर दरमियानी उम्र का सेहतमंद अमरीकन था। इसका जिस्म कसरती था। चेहरे के नकूश से अंदाज़ा हो रहा था कि इसका ताल्लुक अमेरिका से है। इसने पुरतपाक अंदाज में हमारे इस्तकबाल किया। कांता ने इससे हमारा तारुफ कराया। इसने एक मरतबा फिर बहुत गर्मजोशी से हाथ में बोला, मिस्टर बाबर, आपने मेकअप बहुत गज़ब का किया है। मैं तो मैडम कांता को भी पहली नज़र में पहचान नहीं सका। मिस्टर कॉर्टर ये मेरा नहीं बल्कि कांता के एक दोस्त का कमाल है। सर मुझे इजाज़त दे, जॉन ने कहा। आपको बहुत शुक्रिया मिस्टर जान, मैंने इंग्लिश में कहा। शुक्रिया किस बात का? जान ने शुस्ता उर्दू में कहा। मैं इस काम को मुआवजा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आप मुसलमान हैं? मैंने पूछा। लेकिन आपका नाम?
मेरा नाम जान मोहम्मद है। वो मुस्कुराया और फिर हाथ हिलाकर रुखसत हो गया। आप लोग आराम करें, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ, कार्टर ने कहा और रवाना हो गया। कांता हमें एक आरामदेह केबिन में ले गई और बोली, हमें कुछ देर यहीं इंतजार करना पड़ेगा। क्या मतलब? मैंने पूछा। मैं समझ रहा था कि हमें इसी बहरी जहाज से सफर करना है। हमें अभी एक दूसरे बहरी जहाज पर जाना है। जहाज का एक मुलाजिम लड़का हमारे लिए कॉफी, सैंडविचेस, बिस्किट और चिकन ब्रोस्ट वगैरह लेकर आ गया। खाने पीने की चीजें देखकर मुझे एहसास हुआ कि हमने गुज़श्ता कई घंटों से सिवाय एक सैंडविच और कॉफी के कुछ नहीं खाया पिया है। खाने का सामान इतना था कि हम तीनों ने खूब सैर होकर खाया और इसके बाद काफ़ी पी तो गोया एक नशा सा तारी हो गया। केबिन काफ़ी आरामदेह था। मरियम दीवार में फिक्स बेड पर लेटी तो इसे नींद आ गई। मैंने इसे सोने दिया। वो बेचारी यूँ भी बहुत हल्कान हो गई थी। इसके चेहरे की रंगत मेकअप की वजह से स्याह थी, लेकिन इसके बावजूद इसके चेहरे में अजीब सी कशिश थी और वो सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। मैंने आहिस्तगी से केबिन का दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल आया। वो छोटा सा एक कॉरिडोर था। इसके सामने जहाज का वसीओरीज अरशा था। वो मुझे कांता नजर आई। वो अर्शे पर खड़ी खला में तक रही थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी। तेज हवा से इसके बाल उड़ रहे थे। वो न जाने किन सोचों में गुम थी। वो अपनी सोच में इतनी महब थी कि इसे मेरे आने का भी एहसास नहीं हुआ। मैंने आहिस्ता से इसे आवाज़ दी, कांता। वो बुरी तरह चौंक उठी और मुड़कर पीछे देखा। इसकी आंखों में मुझे अजीब सी वीरानी दिखाई दी। क्या सोच रही हो कांता? मैंने पूछा। अब से कुछ दिन बाद हमारा साथ खत्म हो जाएगा, कांता ने अफसुर्दगी से कहा। इसके बाद तो शायद तुम मुझसे मिलना भी गवारा नहीं करोगे। ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने कहा। तुमने ना सिर्फ मेरी बल्कि मरीम की भी जान बचाई है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने मोहसिनों को फरामोश कर देते हैं। ये सब कहने की बातें हैं बाबर, कांता ने कहा। तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। तुम मुझ जैसी जराइम पेशा लड़की की तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे। इसी वजह जहाज का एक मुलाजिम लड़का है, वो बोला, मैडम कार्टर साहिब आपको याद कर रहे हैं। हम वहाँ से कार्टर के कैबिन में पहुंचे तो वो परेशानी के आलम में टहल रहा था। मुझे देखते बोला, मिस्टर बाबर, आपको अमृतसर पर रवाना होना है। आप यहाँ शदीद खतरे में हैं। समझा नहीं। मैंने कहा। आप किस खतरे की बात कर रहे हैं? आपकी मिसिस के बाप स्टीफर्ड और जैक्सन में सुलह हो गई है। जैक्सन इसे ये बता दिया है कि एक जोड़े ने ब्लैकबर्न में इसके दोस्त साइमन के घर पर हमला किया। न सिर्फ इसके 4 आदमियों को हलाक कर दिया बल्कि मिस्टर स्टीफर्ड की बीवी क्लारा को भी अगवा करके ले गए। क्लारा सैर तफरीह की घर से लंदन गई थी। इसके दोस्त साइमन के घर में मुकीम थी। मैं सन्नाटे में रह गया। लेकिन स्टीफर्ड ने तो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। मैंने कहा। इसने वो रिपोर्ट वापस ले ली है। इसने पुलिस को बताया कि मेरी बेटी किसी बात पर नाराज़ होकर घर से चली गई थी। वो जैक्सन के घर अक्सर आती जाती थी। जैक्सन मेरा बहुत बेहतरीन दोस्त है। इसने क्लारा को समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन क्लारा इस वक्त गुस्से में थी। इसने घर वापस आने से इनकार कर दिया। जैक्सन इन्हीं से सैर तफरीह के लिए ब्लैकबर्न भेज दिया। वहाँ से वो कुछ दिन बाद स्विट्जरलैंड जाने वाली थी। इसने क्लारा की शादी का जिक्र नहीं किया। नहीं, किसी भी अखबार में इसकी शादी का तज़किरा नहीं है। कार्टर ने कहा। अमरीकी हुकूमत ने बरतानी हुकूमत से दरख्वास्त किया कि क्लारा को बाजियाब कराए। स्टीफर्ड ने शुबा जाहिर किया कि क्लारा को एक पाकिस्तानी नौजवान बाबर खान ने अगवा किया है। ये बाबर खान वही नौजवान है जिसे FBI ने चंद माह कबल दहशतगर्दी के शूबे में गिरफ्तार किया था, लेकिन सबूत न मिलने की वजह से रिहा कर दिया था। हमारे गुस्से के मेरा खून खोलने लगा। मैंने दांत पीस कर कहा, ये क्या कानून को अपने घर की लोंडी समझते हैं? मैं इन खबीसों को देख लूँगा। तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते मिस्टर बाबर। जैक्सन सेनेटर है और स्टीफर्ड के तल्लुक इसके अलावा दूसरे सेनेटर्स और अल्लाह अक़वाम से हैं। फिर कुछ सोचकर बोला, तुम्हें अभी 1 घंटे में यहाँ से रवाना होना पड़ेगा। मैं खामोशी से बाहर निकल आया। मैंने अपना सेल फोन निकाला जो बैटरी लो होने की वजह से बंद हो गया था। मैं कैबिन में दाखिल हुआ तो मरीम जाग चुकी थी। मुझे देखकर उठ बैठी और बोली, कहाँ चले गए थे बाबर? मैं तो यहीं था। मैंने कहा, तुम सो गई थी? इससे कुछ देर के लिए अर्शे पर जाकर बैठ गया। हमारे बैग भी इसी कैबिन में पहुंचा दिए गए थे। मैंने अपने बैग से चार्जर निकाला और सेल फोन चार्जिंग पर लगा दिया। 10 मिनट में इतना चार्ज हो गया कि मैं इसे इस्तेमाल कर सकता था। मैंने मरीम से कहा, तुम आराम करो, मैं 1-2 ज़रूरी कॉल्स करके आता हूँ। मैं एक दफ़ा फिर अर्शे पर आ गया और कैप्टन रॉल्फ का नंबर मिलाया। इसने मेरी आवाज़ सुनते ही कहा, बाबर कहाँ हो तुम? मैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तुम फ़ौरन यहाँ पहुँचो, बहुत गड़बड़ हो गई है। वही खबरें सुनकर तो मैंने तुमसे रब्ता किया है। मैंने कहा, मुझे खदशा कि कैलिफोर्निया पहुँचते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किस इल्ज़ाम में? कैप्टन रॉल्फ ने पूछा। क्लारा के अगवा के इल्ज़ाम में। हाँ, हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। क्लारा सॉरी मरियम तुम्हारी कानूनी बीवी है। तुमने अमेरिकी कानून के मुताबिक उससे शादी की है। फिर तुमने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। ये सब बातें रिकॉर्ड पर हैं। तुम फ़ौरन कैलिफोर्निया पहुंचो। चाहो तो पीटरसन से मशवरा कर लो। ओके, मैंने कहा। मैं इससे बात करके तुम्हें टेलीफोन करता हूँ। मैंने सिलसिला मुनक़ते करके पीटरसन का नंबर मिलाया। लाइन मिलते ही इसकी आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर बाबर तुम खैरियत से तो हो? मैं ठीक हूँ, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हूँ। कैप्टन रॉल्फ ने मुझे मशवरा दिया कि मैं फ़ौरन वापस आ जाऊँ। मैं भी तुम्हें यही मशवरा दूंगा। लेकिन स्टीफर्ड और जैक्सन
दोनों ने मुझ पर अगवा का इल्ज़ाम लगाया है और अब तो वो लोग 4 आदमियों को कत्ल भी मेरे खाते में डाल देंगे। इन्हें ख्वाब देखने दो। पीटरसन ने कहा। किसकी मजाल है कि तुम्हें गिरफ्तार कर सके? जैक्सन को ये साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा कि क्लारा वाकई ब्लैकबर्न में थी। मैं और कैप्टन रॉल्फ ने क्लारा की गुमशुदगी से लेकर इसके अगवा होने तक हर एयरलाइन का रिकॉर्ड चेक कर लिया है। इमिग्रेशन ऑफिस से भी मालूम कर लिया है। क्लारा या मरियम कैलिफोर्निया या किसी भी अमेरिकी रियासत से लंदन या ब्लैकबर्न नहीं गई। पहले तो जैक्सन को ये साबित करना पड़ेगा कि क्लारा इसके पास थी। अगर इसके पास थी तो इसने स्टीफर्ड को क्लारा क्यों नहीं दी? गुमशुदगी की खबरें अखबारात में भी आई थी और टीवी चैनल्स पर भी। इसके बावजूद जैक्सन ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी कि क्लारा उसके पास है? फिर इसने क्लारा को ब्लैकबर्न क्यों भिजवाया? और अगर भिजवाया तो कब और कैसे भिजवाया? उसका पासपोर्ट भी यकीनन तुम्हारे पास होगा और जाहिर है इस पर ना तो बरतानिया का वीज़ा होगा ना बरतानवी इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में इसकी कोई एंट्री होगी। तुम बेफिक्र होकर आओ मिस्टर बाबर। इसके बावजूद मैं एहतियातन तुम्हें ज़मानत कबल अज गिरफ्तारी करा लूँगा। बस तुम फ़ौरन कैलिफोर्निया पहुँचो। गुड लक। सूरत हाल अचानक बदल गई थी। मैंने फौरी तौर पर अमेरिका वापसी का फैसला कर लिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।